बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और मेरी तरफ से भी आपको जुम्मा मुबारक। अल्लाह करे कि बहुत अच्छे से गुजरे। जुम्मे के हवाले से दिनों का सरदार इसको कहा जाता है। इस्लाम में इसकी बहुत अहमियत है और ख़ास तौर पर नमाज जुम्मा के बाद खैर तलाश करने का हुक्म है। सो आप ज़रूर इसकी तैयारी भी कीजिए। इसके साथ साथ जुम्मे में पूरे दिन के अंदर एक वक्त ऐसा होता है जिसमें कोई दुआ वैसे तो कभी भी कबूल हो सकती है लेकिन रद्द नहीं की जाती बाकायदा तौर पर। सो दुआओं का सिलसिला भी रुकना नहीं चाहिए और ख़ास तौर पे दुआओं का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए उन सभी इलाकों के लिए और उन सब इलाकों के रहने वालों के लिए जहाँ पे इस वक्त तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचाई है। सैलाब की सी सूरत हाल है पंजाब भर में, साउथ पंजाब में बिलखुसूस और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में एंड बलोचिस्तान में तकरीबन सभी इलाके इस वक्त ज़ेर आब हैं और कहा जा रहा है कि 2005 के ज़लज़ले से बड़ी आफत है इस वक्त लोग जिसका सामना कर रहे हैं। और लोगों को शदीद मुश्किलात भी हैं और हमने कल खुसूसी तौर पर इस हवाले से अपनी ट्रांसमिशन भी की थी। वकार अहमद मलिक तौनसा गए थे, वहाँ पर जो भी लोगों के मसाइल थे उनको हमने एड्रेस करने की कोशिश की और आप लोगों से भी हमने बार बार अपील की है कि जितना हो सके, जितनी आपकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक लोगों की हेल्प करें। बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं। अगर आपको रिलायबिलिटी का इशू है या ऑथेंटिसिटी का इशू है, फिर भी बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस वक्त वहाँ पर सैलाब ज़दगान के हवाले से उनकी हेल्प कर रही हैं, उनको रिलीफ के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो आप भी अपने तौर पर जितनी मैक्सिमम कोशिश हो सके, चाहे 1000 रुपया है, 100 रुपया है, 200 रुपया है, कुछ भी आप कर सके ज़रूर कंट्रीब्यूट करें क्योंकि इस मुश्किल वक्त में हम सब की एज ए नेशन जिम्मेदारी है कि जो लोग वहाँ पर इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं उनकी हेल्प हो सके और जितना हम करेंगे अल्लाह ताला के हाथों उसका सवाब है ही, एक सेटिस्फेक्शन भी है हम बिल्कुल। चूँकि आज जुम्मा भी है और जुम्मे को वैसे भी अगर आप चैरिटी करते हैं तो उसका सवाब ज़्यादा है आप दिनों की निस्बत से। कोशिश कीजिए और अगर और कुछ नहीं कर सकते तो दुआओं का सिलसिला बढ़ा दीजिए ताकि इन लोगों की मुश्किलात दूर हों। उसके साथ साथ जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो ज़रूर अपनी आवाज़ किसी न किसी मुतल्लका इदारे तक पहुँचने की कोशिश करें। मैं इंटरनेशनल डोनर्स की बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ इंटरनेशनल एजेंसीज़ की बात कर रहा हूँ जो इस सिलसिले में हेल्प कर सकती हैं। दे कैन बी हेल्पिंग हैंड और कुछ ना कुछ सपोर्ट उनकी हो सकती है। और बाकी ये मनाजिर जो कैमराज आपको दिखाते हैं ये मैं आपको बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि ये मनाजिर कुछ भी नहीं है उस नुकसान के बदले में जो नुकसान हुआ है। क्योंकि बहुत सी जगहों पर कैमराज मीडिया टीम्स तो पहुँच नहीं सकती हैं और एयर सर्वेलेंस भी उस तरीके से मुमकिन नहीं है और अगर हो भी तो उसमें नुकसान का पता नहीं लगता कि नुकसान ऑन ग्राउंड कितना हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ा सानिया है। और कल मैंने कुछ बहुत जिम्मेदार लोगों को ये कहते सुना ऑन सोशल मीडिया एंड मेन स्ट्रीम मीडिया कि ये 2005 के ज़लज़ले से बड़ी आफत है जो पाकिस्तान में आई है। ये 2010 के सैलाब से बड़ा सैलाब है जो पाकिस्तान में आया है और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। और आप देख सकते हैं कि न सिर्फ मैदानी इलाके इसमें बल्कि मुख्तलिफ जो कोई सुलेमान के पहाड़ी इलाके हैं, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं है जो इससे महफूज रही हो। वादी क्वेटा है वो इससे मुतासिर हुई है। ये जो ड्रोन शॉट्स आप देख रहे हैं ये सारी आबादी थी जहां पर अब घरों का नामो निशान तक नहीं है। कल वकार अहमद मलिक भी वहां पे मौजूद थे, वो यही बता रहे थे कि जो कच्चे मकानों के अलावा दीगर भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर नहीं है। मवेशियों का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है, लोगों की फैमिलीज जो हैं वो बह गई हैं इस पानी के अंदर। तो अल्लाह ताला ऐसा बुरा वक्त किसी पर ना लाए। आज भी हम ये इस हवाले से चूँकि कोशिश करेंगे, वकार भाई राजनपुर में मौजूद हैं और वकार भाई से हम जानेंगे कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इमदादी सरगर्मियों को लेकर, लोगों के मसाइल को लेकर और ऐसे सारी सिचुएशन में। वकार भाई बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। वकार भाई आज आप राजनपुर में मौजूद हैं, यहाँ पर आपके पीछे तो हम जो मनाजिर देख सकते हैं पानी ही पानी है। लोगों की क्या सूरत हाल है और इस वक्त क्या आप अपनी आंखों से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अर्मिला, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही थी लेकिन मैं आपको अपडेट ये बताता जाऊँ राजनपुर के हवाले से। वो ये है कि यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से जो है आपको भी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ नज़र आ रहे हैं और जो कि घरों से मतलब उनके घर जो हैं वो गिर चुके हैं। कल हम जो थे वो जो तौसा और उस साइड पे थे वहाँ पे भी बहुत ही मनाज़िर इस हवाले से थे कि पानी का कटाव जो था वो बहुत तेज़ी से उसने वो जो कटाव कर रहा था उसको जलो गांव था। और उसके अलावा वहाँ पे ना सिर्फ ये कि वो घर जो है वो सैलाब की वजह से गिर रहे हैं, कुछ बहुत सारे घर तो ऐसे हैं जो सैलाब की वजह से गिर रहे हैं और इन बारिशों की वजह से गिर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जो लोग खुद गिरा रहे हैं और वो खुद गिरा रहे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि क्योंकि पानी का जिस तरह कटाव है और जिस
से प्लानिंग के जो घर हैं सारे के सारे उस सैलाब की नजर हो जाएं, तो उसमें से कम वो टीआर गार्डन या जो आपके बाले हैं या जो चीजें जो हैं, दरवाजे हैं या खिड़कियां हैं, वो उनको बचा सकते हैं, तो कम से कम वो तो बचा के ले जाएं। तो इस तरह की सूरत हाल है कि बहुत सारे घर जो है वो लोग कल खुद गिरा रहे थे और उन चीजों को लेके जा रहे थे। बहुत सारे घर वो कंप्लीट गिरा रहे थे और ईंटें तक बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह की जो सूरत हाल है। और दूसरी बात जो है कि यहाँ पे जो इंतजामिया है। जी वकार साहब, वकार अहमद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात बता रहे हैं। इस वक्त मुख्तलिफ सूरत हाल जो है वहाँ पे वो कुछ खास बिल्कुल भी बल्कि इनफैक्ट ठीक नहीं है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर पानी और बारिश की वजह से वैसे गिरे हैं और कुछ लोग के घर इस हद तक मखदूश हो गए इस वक्त उनकी हालत कि वो वहाँ पे बरकरार नहीं है उनका रहना। वकार भाई कनेक्ट हो चुके हैं तो आप दोबारा अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। वकार भाई, तो जो बांधने की जो कोशिश करेगी सही इंतजामिया, अगर इस वक्त करेगी भी सही, तो इतनी पैनिक सूरत हाल है कि मेरी अगर आवाज आ रही है इमरान आपको, तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस कदर खतरनाक और पैनिक है कि अब कोई भी आपको बांध भी इसलिए नहीं बांधने देगा कि वो समझेगा कि अब पानी जो है वो उनकी आबादियों की तरफ आएगा। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो कि ऐसी सिचुएशन में की जाती हैं, ऐसी सूरत हाल में की जाती हैं जब सैलाब नहीं होता। और ये अभी भी अगर आप इसकी बहुत ही कोई ऐसी फिजिबिलिटी बनाया, आपको आइडिया हो जाएगा कि इंतजामी नाअहली या इन मामलात में हम किस कदर नाअहल हैं। कि प्लानिंग नाम की जो चीज़ है एन उस टाइम पे जबकि वो कैटास्ट्रोफिक या बहुत ही मसला हो रहा होता है उस वक्त हम उसमें आते हैं और इस वक्त कोई फायदा नहीं होता। तो सलमान की जितनी पट्टी है यानी डेरा इस्माइल खान से लेके लैया से लेके और ये जितना आगे आप आते चले जाएं, ये जितनी भी पट्टी डेरा गाजी खान और फिर यहाँ पे राजनपुर तक, ये तमाम इलाके जितने भी हैं, ये कोई सलमान से जितने भी आबी गुजरगाहें हैं, अब अगर उन आबी गुजरगाहों को साइंटिफिक और बड़ी साइंसी बुनियादों पे अगर उनका मुताला किया जाए कि उन आबी गुजरगाहों को तजावुजात किस कदर मुतासिर कर रही हैं, वो बहुत सारी जो बाद में ह्यूमन सेटलमेंट हुई है या बहुत सारी इस तरह की कोई क्रश मशीनों या उनका वो चीजें लगी हैं, उस पे कितना सारा मामला हैं वो पानी का जो फ्लडिंग हमारे यहाँ होती है, लेकिन मसला ये है कि उसको एक साइंटिफिक एनालिसिस बहुत जरूरी है। और प्लानिंग और दैट वी ऑलवेज लैक, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप साथ ही रहिए वकार भाई, आपसे भी हम लिंक करते हैं, लेकिन इस वक्त हम थोड़ा सा 2010 के सैलाब के बारे में अगर बात करें, जिसका मैंने इससे पहले भी रेफरेंस दिया, तो पाकिस्तान में 2010 का जो सैलाब था ये जुलाई और अगस्त के दौरान दरियाए सिंध के इलाके में इंतहाई ज्यादा बारिशों की वजह से आया था। आपको याद होगा, मुसलसल इस पर भी हम रिपोर्टिंग भी करते रहे थे। मुसलसल बारिश की वजह से ये जो इवेंट है यानी कि आबो हवा के बदलने की वजह से जो बारिशों का सिलसिला है, इसने पहले ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल और बहरे हिंद के जो इलाके हैं यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा की। फिर इसके बाद मानसून बारिशें हर साल पूरे जनूब मगरबी एशिया में फैलती हैं और भारत, बांग्लादेश, यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन हर साल पाकिस्तान में बारिशें कम शिद्दत वाली और वक्फे से होती है। अगर एक रूटीन की हम बात करें, 2010 में ये जो बारिशों का सिलसिला है ये शिद्दत इख्तियार कर गया, मामूल से ज्यादा बारिशें हुई और एक अंदाजा ये कहता है कि 2010 में पाकिस्तान में सैलाब से 18 मिलियन से जायद यानी कि तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख अफराद मुतासिर हुए, 2000 के करीब अमवात वाक़ई हुई और 1.7 मिलियन जो मकानात हैं उनको भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब हम अगर बात करें 2010 के सैलाब में 2005 के ज़लज़ले से ज़्यादा नुकसान हुआ था, ये हमने उस वक्त भी बात की थी और बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन अब 2010 के सैलाब के हवाले से अगर बात करें तो उसके कुछ अर्सा बाद नासा ने पाकिस्तान में सैलाब की वजूहात बयान की थी, खबरदार भी किया था कि ग्लोबल वार्मिंग के जरिए पाकिस्तान इसका शिकार हो रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और नासा ये कहता है कि पाकिस्तान को फिर से सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। ये नासा ने प्रेडिक्ट किया था एंड देन 2022 में फिर सैलाब ने तबाही मचा दी है। लेकिन बात यह है कि अगर नासा ने हमें खबरदार किया था, हम इतने बरस में इसका हल तलाश क्यों नहीं कर सके? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद तौहीद मौजूद, माहिर माहौलियात हैं, अर्बन प्लानर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया तौहीद साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो हम 2010 के सैलाब के हवाले से बार बार जिक्र कर रहे हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये क्लाइमेट चेंज है, इसको भी हम कई सालों से, पिछले कुछ सालों से अगर हम बात करें, मौजूद बहस है ये हमारे लिए, हम इस पे बार बार फोकस कर रहे हैं। अब अगर बहुत सारी वजूहात हमें समझ में आ रही हैं और हमें पता है कि आइंदा आने वाले दिनों में माहौल को खतरा लाक है, तो हम इसके लिए ऑलरेडी प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे? ये जो सैलाब आ रहे हैं और जैसे कि प्रेडिक्ट आप भी बेहतर बता सकते हैं, आइंदा आने वाले सालों में इससे वर्स्ट सिचुएशन एक्सपेक्टेड है, देन व्हाई आरंट वी प्रिपेयर्ड? देखिए, तीन चीजें जो कि आईपीसीसी की रिपोर्ट थी, जो क्लाइमेट चेंज का आलमी इदारा है, उसने भी 3 चीजें बयान की, जिसमें से
एक जो है ये कि फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होगी इस रीजन में, दूसरा ये कि रेन पैटर्न जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज होगा, तीसरा हीट वेव्स आएंगी। अच्छा, अब मामला ये क्योंकि ये 2010 में जो सैलाब आया था जिसमें कहा जाता है कि 12 मिलियन लोग जो है वो अफेक्ट हुए थे, ठीक है ना, और उसी के साथ साथ दीगर पैटर्न थे कि कैजुअल्टीज हुई और तकरीबन जो है वो 0.6 मिलियन हाउस होल्ड जो है डैमेज हुए। इसी तरीके से लाइव स्टॉक के बारे में कि 1 मिलियन लाइव स्टॉक जो है वो उस वक्त ये तमाम चीजें सामने आई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर हम देखें तो तकरीबन 2012-13 तक तो ये सिलसिला रहा कि मुख्तलिफ प्रोविंशियल फंड में एलोकेशन आती रही कि फ्लड प्रोटेक्शन बंड बनाना है, दीगर पैटर्न है। ये 3-4 साल ये सिलसिला हमें नजर आता है। अगर हम इनके जो बजटरी डॉक्यूमेंट देखें तो ये नजर आता है। 2015 के बाद से जो है फिर ऐसा कोई सिलसिला नजर नहीं आता कि हमने वो तैयारी छोड़ दी। 3-4 साल में हमने देखा, क्योंकि मसला ये है कि इदारों का भी और थोड़ा हमारे मीडिया का भी कि वो हर चीज को इवेंट बेस्ड कंसीडर करते हैं कि जब वो इंसिडेंट होगा तो उस वक्त एक बहुत हाइप क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद 3-4 साल बहुत समझ लें एक तवील अरसा होता है इस हवाले से कि वो उस चीज को भूल जाते हैं। तो इदारों ने भी उस चीज को भुला दिया कि अच्छा जी सुपर फ्लड नाम की कोई चीज थी और ऐसी चीज दोबारा हो सकती है। तो ये मेन बुनियादी वजह ये है, क्योंकि हमने जब इसके बजट के डॉक्यूमेंट को देखा तो हमें नजर आया कि 4 साल तक तो रिकरिंग मुख्तलिफ तरह के जो है वो बजट्स आते रहे जिसमें फ्लड प्रोटेक्शन बंद का बनना, दीगर चीजें होती रही हैं। लेकिन पिछले कोई 8 सालों में फिर इस तरह के काम नहीं हो पाए और वो जो सिचुएशन थी वही रही और जो बंड उस वक्त बने थे वो भी अगर आज हम देखें तो वही डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो है अच्छा, नहीं तो अगर हम इसकी रीजनिंग जाएं तो साहब, तो क्या रीजन इसकी यही है कि हमारे पास वसाइल थे नहीं या हमारी तरजीहात का मसला था? ये सवाल मैं अक्सर करता हूं, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, क्या हमारी तरजीह ही नहीं थी कि हम वाटर रिजर्वायर्स बनाएं या इस चीज़ के ऊपर एक मुकम्मल पॉलिसी बनाएं और फिर उस पर अमल करें? क्योंकि वाटर पॉलिसी तो दी हमने इससे पहले, लेकिन जो मजमूई तौर पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट था उसको निमटने के लिए हमने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है। तो आपके ख्याल में मसला तरजीह का है या पाकिस्तान चूंकि गरीब मुल्क है वसाइल का मसला है? नहीं, देखें, वसाइल का मसला एक अलग स्केल पे आता है और यहाँ पर ये जो मामला है ये तरजीह वाला मामला है। अच्छा। क्योंकि देखें, मैं आपको बताऊं कि देखें जो प्लान्स ऑलरेडी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में डिफरेंट काम कर रहे हैं या फेडरल जो बजट एलोकेट करता है डिफरेंट डोमेन में, एजुकेशन ले लें, चले हेल्थ ले लें और आपका जो है डिफेंस का बजट, तमाम बजट तो एलोकेट हो रहे हैं ना। तो मसला ये कि हम उन बजट्स में से कितना क्लाइमेट चेंज पे जो है वो लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। तो हमने क्लाइमेट चेंज को तो आज तक तरजीह दी नहीं। बहुत सारे प्रोविंसेस ऐसे हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है, प्रोविंशियल मिनिस्ट्री, वो फंक्शनल ही नहीं है, जिसमें सूबा सिंध भी है। सूबा सिंध में क्लाइमेट चेंज की अब जाकर जो है क्लाइमेट चेंज की जो पॉलिसी है वो अभी जाकर अप्रूव हुई है। अभी कोई मेरे ख्याल में लास्ट मंथ में जाकर अब हमने अप्रूव की क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी फॉर द एंटायर सिंध। तो हम इतना पीछे अगर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब अब अगर क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट ही यानी कि इस वक्त मैं आपको बता दूं सिंध में क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट फुली फंक्शनल नहीं है और जो है उसके बाकायदा डिपार्टमेंट और ऑफिस जो है वो इस वक्त नहीं बने हुए हैं। अभी तमाम काम अगर हो भी रहा है तो वो एडहॉक बेसिस पे हो रहा है। तो ये एक मसला है। देखें, क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट जब इन चीजों को देखकर अपनी जो रिक्वेजेशन है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट को भेजेगा, चाहे एनडीए में हो, पीडीए में हो और मेट डिपार्टमेंट के साथ उनकी कोलैबोरेशन होगी अगर टाइम टू टाइम, तो हम इन चीजों को ज्यादा बेहतर और संजीदा अंदाज में ले सकते हैं। अगर एक प्रोविंस में एक डिपार्टमेंट ही जो है एडहॉक बेसिस पे काम कर रहा है कि जी किसी को किसी और चीज का चार्ज दे दिया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी सिस्टमैटिकली चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक ये लॉन्ग टर्म प्लान भी असर नहीं करेगा। आप हमारे साथ ही रहिए तौहीद साहब। वकार अहमद मलिक भी हमारे साथ ऑन ग्राउंड मौजूद है। वकार भाई, जिस तरह से अभी आपने खुद भी बताया कि बड़ी पैनिक की सी सिचुएशन है कि लोगों को अब ये जो पानी का रास्ता है या दीगर मामलात हैं उसकी वजह से भी लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तो ये जो सड़कें और पुल बहने से राबते मुनक़ता हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों के, ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनको कंडक्ट करने में किस तरह के चैलेंजेस हैं और क्या वो हो पा रहे हैं बेहतर अंदाज में? बहुत सारी जगहों पे तो हम बिल्कुल पहुंच ही नहीं सकते और ये बहुत सारी जगह जो ऐसी हैं जहाँ पे मिसाल के तौर पे अलखिदमत के बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारा पहुंचना बिल्कुल ही इस वक्त मुश्किल है।
और वो ऐसी जगहों पे और दोनों तरफ से यानी रास्ते बंद हैं। मुख्तलिफ जगहों से राजनपुर जो है वो तकरीबन सारे का सारा डूबा हुआ है और यहाँ पे जो फसलें हैं, यहाँ पे जो नुकसानात हैं, उसका तखमीना तो ऐसा होगा, लेकिन इसका एक बहुत ही ज़ाहिर तखमीना तो ये लगाया जा सकता है कि कुछ बचा ही नहीं। और जो कपास है, आपको पास मालूम है कि राजनपुर जो है वो कपास के वाले से मशहूर है, कॉटन के वाले से मशहूर है, उसकी वो तमाम फसलें तबाह हुई हैं। तमाम लोग जो है वो दर बदर हैं, सड़कों पे नजर आ रहे हैं और इस हद तक कि आपके पास अगर खैमा भी नहीं है, अगर आप तरपाल भी नहीं है, तो वो जो शॉपिंग बैग होते हैं वो रास्ता में जगह जगह मैंने देखे हैं कि उसको कोई जोड़ के और इस तरीके से वो नीचे कोई शेल्टर सा बना के इस तरह बैठे हुए हैं। क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपके सामने है, ये पानी इस वक्त जितना मौजूद है, ये क्या लगता है, अब क्योंकि इतने पंप्स तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास कि हम यहाँ से पानी निकालें, पानी ने अपनी पेस के मुताबिक ही यहाँ से जाना है। और कल हम एक सिंध के मिनिस्टर को सुन रहे थे तो उन्होंने ये कहा जी अब जमीन मजीद पानी ले नहीं रही है, उसका जो वो पानी ले नहीं रही है, तो इस पानी ने आगे बह के ही जाना है जितनी देर में ये जाएगा। क्या लगता है कितना वक्त इसको चाहिए होगा कि ये पानी बह जाए और कम से कम इलाके, कम से कम जमीन तो मिल जाए इतनी कि जहाँ पे लोग खेमे तो लगा सके? अभी तो आई बिलीव इतनी जगह भी नहीं है। हाँ, जहाँ तक मैं आपकी कोई आवाज बहुत ज्यादा क्योंकि डिस्कशन है, मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि बिल्कुल भी जगह यानी खुशकी की बहुत सारी जगहों पे आपको हजारों लोगों के मजमे भी नजर आते हैं जो कि इकट्ठे किस जगह बैठे हुए हैं। बीच में छोटे छोटे जो है, अगर कोई टीला नजर आता है तो उस पर कोई विराजमान है, कोई फर्ज जो है, बहुत सारे लोग जो अपने घरों के मलबे के ऊपर बैठे हुए हैं। इस तरह कल हमने देखा है कि एक घर मसलन टूट गया है या गिर गया है तो उसकी जो बुनियादें हैं या उसकी जो ईंटें हैं उसके ऊपर एक परेशान हालत को बंदा बैठा होगा। इस तरह के मनाजिर जो है वहाँ बहुत ज्यादा नजर आते हैं। बहुत सारी जो स्कूल्स हैं वो तकरीबन जितने भी स्कूल्स हैं उनको एक सेंटर बना दिया गया है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जो जानवर जो बच गए हैं तो उनकी जो देखभाल है उसके लिए अलहदा से वो सड़क पे वो अलहदा कहीं बैठे हुए हैं, उनके घर वाले कहीं अलहदा बैठे हुए हैं और डेफिनेटली बहुत सारी जो है फैमिलियां जो हैं वो भी एक दूसरे से जुदा। और भाई कल आपने हमें तौंसा से जब अपडेट कर रहे थे तो आपने बताया था कि यहाँ पर लोगों को खाने पीने का और ग़िज़ाई किल्लत का बहुत सामना है, यहाँ पे मसाइल उस तरह के बहुत ज़्यादा थे कल। आज आप ये चूँकि राजनपुर में मौजूद है, यहाँ पर खाने पीने की और जो लोगों को हेल्प आ रही है उसकी इंटेंसिटी या उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह की है, ये भी बताइएगा। जी जी, इसकी इंटेंसिटी जो है ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे आप डेरा इस्माइल खान से जैसे जैसे तौसा और जिस तरह नीचे की तरफ आते हैं इंटेंसिटी जो है इसकी मल्टीप्लायर लग जाता है और बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी जो हम नीचे की तरफ आए हैं तो जो कोई सलमान जो है जिस तरह वो सीधा पैरेलल आता है यानी और उसके साथ वो कर्व खाता है, तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाने पाते हैं तो उसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर कल हमें कम अज कम इतनी ज्यादा कोई तौसा जो है तौसा जब हम आगे गए मुख्तलिफ जगह जो कि इलाके डूबे हुए थे, लेकिन जब हम राजनपुर आए तो राजनपुर हर तरफ जो है वो पानी पानी है। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हैं ग़िज़ाई किल्लत को काफी हद तक जो है गवर्नमेंट जो है वो भी एक्टिव आपको नजर आती है मुख्तलिफ जगहों पे, कहीं ना कहीं कोई रिलीफ के हवाले से कहीं ना कोई ट्रक आ जाता है, लेकिन ऑफकोर्स वो हजारों के मजमे हैं जो कि इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। और जहाँ तक अलखिदमत का मामला है तो वो डीप जो जगह हैं वहां पे पहुंची हुई है, वहां पे भी वो काम कर रहे हैं। चलें, ये बहुत ही अच्छी बात है और आप भी हमें जो जिस तरीके से अपडेट करें, अगर भी साथ रहिए, आपसे बात करेंगे हम मजीद, क्योंकि मुझे अभी आपसे ये भी जानना है कि आपने सैलाब ज़दगान के बीच में एक रात गुजारी है और हम तो बड़े आराम से अपने घरों में अच्छी जगहों पे रहते हैं, सोते हैं, तो ये हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस, मुझे आपसे ये जानना है। लेकिन अभी चूंकि तौहीद साहब हमारे साथ हैं तो मैं एक सवाल तौहीद साहब से आखिर में करना चाहूँगा। तो सर अब ये बताइएगा कि अब ये जो जितना नुकसान हमें नज़र आ रहा है, एक तो हमने न सिर्फ इस हवाले से नहीं सीखा पहले कि पानी को हमने कैसे ज़ख़ीरा करना है और इस मुसीबत से कैसे बचना है, हमने ये भी नहीं सीखा कि जब इतने बड़े पैमाने पे नुकसान हो जाए तो उस नुकसान को कैसे रिकवर करना है। जैसे जापान की बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे साथ है, हर साल सुनामी में डूबता है लेकिन फिर वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और एक प्रॉपर प्रोसीजर मौजूद है, हमारे पास नहीं है, हम डूबने के लिए छोड़ देते हैं अपनी आवाम को और फिर वो खुद से ही किसान बेचारा, कल भी हम बात कर रहे थे, कि खड़ा होता है। इस हवाले से भी हमें कुछ बताइए। देखें, ये जो रेजिलियंस वाले पैटर्न है ये बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है और ये तैयारी की उस वक्त की जाती है जब आपके पास यानी कि मॉनसून वाले सीजन के अलावा ऑफ सीजन में ये तमाम जो है तैयारी की जाती है। बांग्लादेश भी जो है वो डूबता है बिल्कुल, और हॉलैंड की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि वहाँ पे इस तरह के मसले बहुत आते हैं कि वो क्योंकि कोस्टल जो है रीजन है तो वहाँ पे इस तरह के मसले बहुत आते हैं। लेकिन वही है कि हमें पास्ट प्रैक्टिस से सीखने की ज़रूरत है। 2010 के फ्लड से हमने नहीं सीखा, 2015 की हीट वेव से हमने नहीं सीखा,
2005 के अर्थक्वेक से हमने नहीं सीखा। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, ये इस वक्त जितनी इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दीगर जो पैटर्न है, इसमें ज्यादा रोल जो है वो आपको एनजीओज का ज्यादा नजर आएगा और गवर्नमेंट का रोल जो है वो नजर तो जरूर आता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों थोड़ा सा लिमिटेड सा लगता है। तो इसको देखने की जरूरत है। जबकि हम देखें पीडीएमए के बजट को, अगर हम देखें और एनडीएमए के बजट्स को हम देखें, तो आप पिछले सालों का इनके बजट उठा के देखें तो बहुत सा बजट इनका ऐसा है जो वेव हो जाता है, यानी वो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो पाता बजट। तो ये देखने की जरूरत है कि ऐसा सिलसिला क्यों है, जबकि चले इस लेवल के डिजास्टर ना सही, लेकिन छोटे स्केल के डिजास्टर्स का सामना तो जो है वो प्रोविंसेस को रहता ही है। लेकिन वो बजट वेव होने का मतलब ये है कि हम में कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको बजट को सही जगह पर जो है वो इस्तेमाल कर सकें। और इतने बजट्स होने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह का कोई भी डिजास्टर आता है तो इदारे हमें उस तरह से कंट्रीब्यूट करते नजर नहीं आते। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें ज्वाइन किया और वकार अहमद मलिक हमारे साथ मौजूद है। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो अभी सैलाब के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो खवातीन है, प्रेग्नेंट विमेन है, उसके साथ साथ बच्चे हैं, उनके लिए क्या मसाइल है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट भी होंगे और वकार अहमद मलिक तो हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जी। सैलाब के हवाले से हम सैलाब से मुतासरा इलाकों के हवाले से बात कर रहे हैं कि लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। भूख से तो मुतासर हैं ही, मगर बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं, हामिला खवातीन हैं और जो बच्चे हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं और शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमत उनकी तकालीफ को कम करने के लिए भरपूर इकदाम नहीं उठा रही। वकार भाई चूँकि राजनपुर में मौजूद हैं, वकार भाई हमने ओवरऑल तो बात की कि क्या सिचुएशन है अभी पानी के हवाले से, लोगों के घरों के हवाले से, लेकिन ऐसी सिचुएशन में खवातीन और बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम हामिला खवातीन की बात करें, यहाँ पर मेडिकल कैंप्स के साथ साथ कुछ इस तरह से इन जो स्पेशल केसेस हैं जो खवातीन और बच्चों के, इनको भी कोई ट्रीटमेंट के लिए इकदाम हैं? बहुत कम है अरमला। अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली एक तो बहुत एक पैनिक सी सूरत हाल है। बहुत अचानक ये जो सारा मामला हुए हैं, हमारी इंतजामिया और वो सारे मामला जो हैं वो गफलत में थे ऑलरेडी। तो अब जो एनजीओज हैं या इस तरह का तो एक आपको नजर आता है। कल मेरी एक डॉक्टर से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि जो ज्यादा मामला है वो खवातीन और बच्चों से जो है मुंसलिक, वो ज्यादा परेशान कौन इस हवाले से है कि उनके पास जो था, जितने भी पेशेंट्स आ रहे थे वो 80 to 90% जो था वो कह रहे थे कि कोरिलेशनिंग फ्लड के साथ है। सारी बीमारियां उधर से आ रही हैं, गैस्ट्रो है, बुखार है और ये तमाम है। और खबस स्पेशली जो खवातीन है वो बहुत बुरी तरह सफ़र कर रही थी। ये वो थे डॉक्टर जहाँ तक वो बच्चे और खवातीन पहुँच रहे थे। जहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी है जो बिल्कुल लॉक हो चुकी हैं, वहाँ तक एक्सेस भी बहुत मुश्किल है। आप इमेजिन कीजिए कि जो कोई सलमान का वो जितना पहाड़ी सिलसिला है वहाँ तक तो एक्सेस ही नहीं है बिल्कुल। इवन आपको जो जनरल रिफाई काम करना है उसकी एक्सेस नहीं है। तो जो डॉक्टर है या जो मेडिकल जो मामला हैं ये तो बहुत ही पेचीदा इस हवाले से है कि मेडिसिन की रसाई। कल जो मेरी बात हुई थी वहाँ कुछ सर्टन मेडिसिन हैं जिनकी कमी थी, जबकि वो जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। फाजिलपुर में और जो जामपुर है और मुख्तलिफ जगहों पे हमने इनको देखा है, खिदमत के मुख्तलिफ जगहों पे मेडिकल कैंप्स को। वहाँ पे एक चीज़ जो थी, जो कि आपका सवाल क्यों खवातीन से मुतालिक था, तो इन 3-4 जो कैंप्स थे इसमें खवातीन डॉक्टर्स थी। कम से कम उसमें यह है कि अगर उन कैंप तक अगर कोई पहुंच पाता है, वो खवातीन पहुंच पाती हैं, तो वहाँ पे उनको ये फैसिलिटी जरूर हासिल है कि वहाँ पे जहाँ पे लेडी डॉक्टर्स मुझे नजर आई हैं इन 3-4 बड़े कैंप्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जी कैंप्स और शेल्टर्स का मुसलसल हम डिस्कस करते रहे। कल भी जब आप शुएब साहब से बात कर रहे थे तो अलखिदमत के हवाले से आपने कहा था, और 2-3 और बड़ी तंजीमें हैं जिन्होंने अपील भी की थी शेल्टर्स को लेकर और इसको लेकर, कैंप्स को लेकर। अब क्या ये कमी कुछ पूरी हुई है, कुछ तक़वियत मिली है इस मसले को, या अभी भी मसला उतना ही संगीन है? और अगर है तो आपके ख्याल में मजीद कितनी ज़रूरत है इसके लिए? ख़ास तौर पर मैं टेंट्स और कैंप्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सवाल से है कि यहाँ पे कल जो मेरी अलखिदमत से बात हुई थी, यानी रात तक उनको कैंप्स नहीं मिल रहे थे। वो जो ऑलरेडी उनके पास रेंज होते हैं हंगामी सूरत हाल के अलावा, वो तो उनके पास थे लेकिन बाकी उनके पास नहीं थे। इसी तरह जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा वो फिर तरपाल जो है, तरपाल को इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन उसकी भी अभी उसकी कमी है। और यहाँ पे फिर इस तरह के मनाजिर आपको अमूमन सड़क पर मिलते हैं कि इवन शॉपिंग बैग्स को
नत्थी करके और किसी तरीके से मुश्किल से कोई शेल्टर बनाना। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक शॉपिंग बैग जो है वो किस तरीके से हवा को बर्दाश्त कर सकता है। कल वो रात को जो 1-1-2 घंटे बारिश हुई है, मैं एक दो चीजें सोच रहा था इमरान, क्योंकि हमारा सारा जो ताल्लुक है वो टूरिज्म से है, और टूरिज्म में हमने पानी की जो फजीलतें बयान की है या पानी की जो आवाजें हम बताते हैं कि बड़े खूबसूरत है, वो सारा कुछ है, या बारिश को हम एक रोमांटिसिज्म और उस हवाले से देते हैं। कल मुझे एहसास हुआ है कि यानी वो चीज खौफजदा कर देने वाली थी, वो पानियों की आवाजें खौफजदा कर देने वाली हैं, और वो आपके पूरे परसेप्शन चेंज है। आप इमेजिन कीजिए कि कच्चे घर में जो नीचे बच्चे जिसके हैं और वो तेज बारिश है, उसका एक एक मिनट जो है वो सिर्फ ये है कि ये बारिश काश ये बारिश रुक जाए। यहाँ पे कल जहाँ पे मैं गया था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो कुर्बानी और उस तरह का कर रहे थे कि शायद इस तरीके से जो फ्लड है उसमें कोई कमी आ जाए। तो इसके अलावा जो सबसे ज्यादा आपको अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, और गफलत पे ज्यादा आपको होता है कि यहाँ पे जो लोग जो अपनी मदद आपके तहत, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ मेरे हर साइड पे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत कोई बंद बांधने की कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम काम जो है ये इसलिए कोई ज्यादा मौसर साबित नहीं होते कि इनफरादी सतह पे काम कहाँ होते हैं। लेकिन ये तो स्टेट की इंतजामिया की जिम्मेदारी। अनफॉर्चुनेटली वकार भाई ये सब नहीं होता, तभी तो ये लोग अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं और इतनी मुश्किलात का शिकार रहते हैं। वकार भाई हम आपके पास दोबारा भी आएंगे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। दूर से बराह रास्त हमें सैलाब के हवाले से, वहाँ जो मुतासरा इलाके हैं, लोगों की सूरत हाल के हवाले से आगाह करें। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और इस हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। जहां पे मुल्क में हर जानिब सियासत की बात हो रही है और सोशल मीडिया सारिफीन से तो मेरा बड़ा गिला है भाई, आप जितनी बातें सियासत पे करते हैं या तनकीद पे करते हैं, आप सैलाब को डिस्कस करें और इस पे बात करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के सर पे छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है, बच्चे, हामला खवातीन जिनका आपने जिक्र किया, और अवामी नुमाइंदे तो कहीं नज़र नहीं आते। अगर कोई नज़र आता है तो चंद एक सहाफ़ी या फिर वहाँ पे जो रिलीफ वाली कुछ तंजीमें हैं वो कुछ इस हवाले से काम कर रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है सियासतदानों के लिए कि वो इन इलाकों की जानिब देखें। अल खिदमत फाउंडेशन का मुसलसल जिक्र कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रही है। इसके साथ साथ कुछ जो दीगर शख्सियात हैं, शोबिस की शख्सियात हैं या सोशल पर्सनैलिटीज़ हैं, वो भी सामने आई हैं। इस वक्त हम हदीका कियानी साहिबा की बात कर रहे हैं। इनको आप गुलकारी की वजह से, अदाकारी की वजह से तो जानते हैं, लेकिन सोशल वर्क में भी उन्होंने यकीनी तौर पर खिदमात सर अंजाम दी और इस वक्त बलोचिस्तान की आवाम की मदद के लिए हदीका में सरगर्म नजर आती हैं। तो हमने ज़रूरी समझा कि हम हदीका से बिल्कुल। और 2010 के सैलाब में भी इन्होंने बहुत हेल्प की थी सैलाब ज़दगान की और बहुत पेश नजर आई थी। हदीका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच हदीका फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो ऑब्वियसली बड़ा अनफॉर्चुनेट एक डिज़ास्टर है जिस पे हम सब जो है कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करें। आप चूँकि आप एक आर्टिस्ट भी हैं और जिस तरह से आप सोशल वर्क में भी बहुत ज़्यादा पेश रहती हैं, किन इलाकों में आप इस वक्त रिलीफ के हवाले से काम कर रही हैं और आपने बेसिकली टारगेट किस चीज़ को किया है? बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इन इलाकों में हैं, तो आप किस स्पेसिफिक इशू को लेके आगे चल रही हैं? देखिए, चूंकि ये डिज़ास्टर बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा है हमारे मुल्क में, ये अभी सबसे ह्यूज डिज़ास्टर जो है, ये कैटास्ट्रफी जो है वो काफ़ी होता तो तकरीबन हर साल ही सैलाब का कुछ ना कुछ हम लोगों को सामना करना पड़ता है, लेकिन इस दफ़ा जो है ये हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक सैलाब है जो बलूचिस्तान में, सिंध में, कुछ एरियाज और पंजाब एंड कश्मीर भी हैं। लेकिन सिविरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है बिकॉज थर्ड स्पेल भी जो है वो ओवर हो रहा है और अब फोर्थ स्पेल की तरफ जा रही है कहानी। और नॉन स्टॉप रेन है, नॉन स्टॉप डैमेजेस हैं, नॉन स्टॉप डेथ्स हो रही हैं। मैं समझती हूँ कि इस वक्त एक इदारा कुछ भी नहीं कर सकता, यानी आप आर्मी को कह लें या गवर्नमेंट को कह लें या कोई एक एनजीओ कह लें, वो ये काम अब सब पूरी कौम का मिलके ही होगा। और मैं पुरुमीद हूँ कि अगर हम लोग लोगों को अर्ज करें और मोटिवेट करें और इसमें हमारा मीडिया हमारा साथ दे तो ये काम हम बहुत बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं कलेक्टिव एफर्ट के साथ। इंडिविजुअल एफर्ट मैटर नहीं करेगी। मैं हमेशा अपने सर्कल में भी, सराउंडिंग में भी ये बात कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट एवरीवन कि आप लोग यानी कि अगर मेरे रिश्तेदार हैं या फ्रेंड्स हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि एक घर सेंटर बन जाए, वो सेंटर बन जाए, कलेक्शन का सेंटर बन जाए। और उसमें ये कि हदीका, ठीक है, हदीका विल बी द मेन सोर्स जिसके पास जो आपसे फिर राब्ता करेगी कि ओके नौशीन ये काम आप लोगों ने कितनी कलेक्शन हो गई है, ओके रुबीना कितनी कलेक्शन हो गई, XYZ।
और इसी तरह मैंने कराची में अपनी कुछ फ्रेंड्स को कहा है कि आप कलेक्शन सेंटर बन जाएं और वहां पे अपना सामान इकट्ठा करें। मैंने कराची और लाहौर के एड्रेसेस जो हैं वो डिजिटल मीडिया पे अपने दे दिए हैं और वो आर्मी के थ्रू हैं, रेंजर्स। कराची के लिए फैसिलिटेशन ये है कि मेरा ये कंसर्न था कि कराची में खुद बहुत बारिश हो रही है और वहां पे कम्यूटिंग बहुत ज्यादा, यानी डिस्टेंसेस बहुत लंबे लंबे हैं, तो लोग अपने घरों से बारिशों के लिए अगर जॉब्स के लिए भी नहीं पहुंच पा रहे, तो ये तो दूर की बात है कि वो सोशल वर्क के लिए या किसी चैरिटी के लिए। अच्छा अधिका, आपने वैसे तो जिक्र भी किया अपनी कम्युनिटी का, लेकिन एज फार वी नो बहुत बिजी आर्टिस्ट कम्युनिटी बहुत मसरूफ होती है, आप लोगों के स्केड्यूल्स बड़े बिजी होते हैं, शूट्स एंड ऑल। उसमें से ऐसा क्या है अब इस वक्त सर्टन पॉइंट के ऊपर जिसने आपको बीइंग एन आर्टिस्ट से इंस्पायर किया, और आप ऑफन हमें काम करती नजर आती हैं इस सूरत हाल में, ऐसा क्या है? ये मैंने पूछा इसलिए है ताकि वो फैक्टर हम डिस्कस करें और बाकी आपकी जो कम्युनिटी है वो भी इस हवाले से मोबिलाइज हो। बिल्कुल ठीक है। मैं एक पिछली वाली बात को थोड़ा कंप्लीट करूंगी कि जो मैंने एड्रेसेस दिए हैं उसमें कराची के लिए फैसिलिटेशन ये है कि डोर स्टेप से आपके जो है वो रेंजर्स आएंगे और आपकी कलेक्शन उठा के ले जाएंगे, चाहे वो एक लिफाफा ही क्यों ना हो, चाहे वो जूते, कपड़े, रजाई, कुछ भी हो। जो लिस्ट ऑफ आइटम्स मैंने दिए हैं डिजिटल मीडिया पे, उसको जरूर गो थ्रू करें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर मैंने पूरा लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया है। दूसरी चीज ये इंस्पिरेशन सबसे बड़ी मेरी वालदा है, मेरी मदर है। और 2010 में भी जो मैंने स्टार्ट किया फूड से ट्रक्स लेके जाती रही, उसके बाद फिर मुझे एक गाइडेंस मिली कि अब आप रीहैब की तरफ आए। रीहैब में उनके खाने पीने के अलावा जो उनके रहने की चीजें हैं, फिर उसके बाद मुझे एक इंस्ट्रक्शन मिली फ्रॉम आर्मी कि अब ये एरियाज हैं, आप फोकस होके बताएं कि आपने इस एरियाज में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन है। तो 255 हाउसेस मैंने आई एंडेड अप मेकिंग 255 हाउसेस इन मियां ईसा, बांडा शेख इस्माइल एंड बांडा मला खान ऑफ KPK। इस वक्त फ्लड्स जब आया तो मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब थी और बर्थडे के टाइम पे मैंने अपनी वालदा को, जो थोड़ी सी कॉन्शियस हालत में थी, अब वो कॉन्शियस हालत में नहीं है, तो मैंने उनको एक खबर सुना दी। बिकॉज मुझे रब की तरफ से एक जैसे कहते हैं साइन मिलता है, आपके दिमाग में आता है कि फ्लड्स आ गए हैं, लोगों को ज़रूरत है। और इस वक्त अम्मा को मैं एक अच्छी न्यूज़ उनके इस थोड़ी सी कॉन्शियस स्टेट में दे दूं कि उनकी बेटी जो है ना वो इस कार्य खैर में दोबारा से। दिस इज ब्रिलियंट। अधिका, वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1 more minute। मैं चाहता हूं आप चूंकि स्क्रीन पे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आप कुछ भी कहना चाहें यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी हमारे सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है, जिसमें आज हमना कॉफ़ी पी रही हैं या पिला रही हैं तौसीक हैदर साहब को। और कुछ ऐसे मेज़बानी की शोबे में नाम है जो कि दे आर ब्रांड्स, यू नो, उनके बारे में जब भी आप बात करते हैं तो तारुफ ज़रूरी नहीं होता। तो तौसीक हैदर भी एक ऐसी शख्सियत है, ज़बरदस्त मेज़बान है टेलीविज़न के। देखते हैं आज ओवर कप ऑफ कॉफ़ी में क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद। और आप लोग कह रहे हैं यार आज बंदी ने इतना मतलब सीरियस और उसके बाद उस बंदी ने कहीं घुमा फिरा के कोई बात नहीं की कि आज मेरे साथ ये है, क्योंकि आज मैंने सोचा कि थोड़ा माहौल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा, आज थोड़ा सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इस टाइम जिनके सामने बैठी ना, मुझे लग रहा है वो मेरी ओपनिंग सोच के कह रहे होंगे यार अभी तुम्हें हमना बहुत ज़रूरत है एज अ होस्ट सीखने के लिए। तो अब आप लोग कह रहे हैं कि कौन है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मैं इस चीज़ को एलेबोरेट नहीं करती, ज़्यादा लंबी ओपनिंग नहीं करती। मेरे साथ है तौसीक हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, सबसे पहले टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। और ओपनिंग ठीक थी मेरी या मुझे भी ज़रूरत है? तुमने इसमें कहा कि कोई पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन आज मैंने ऐसे गेस्ट को बुलाया जिससे सीखने को मिलेगा। तो पॉलिटिशियन से सीखने को नहीं मिलता? नहीं, पॉलिटिशियन से, क्योंकि हम लोग जो सिचुएशन चली थोड़ा डिप्रेसिव माहौल हो रहा होता है, लेकिन मैं चाह रही थी थोड़ा आज सीखने को, यानी यंग जनरेशन को, और होस्ट एज अ होस्ट मुझे सीखने को आपसे मिलेगा। मतलब फौरन ओपनिंग में बता दिया कि एक बाबा मेरे साथ। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन भी आपसे यही था। मामा मेरी देखती थी शो बचपन में, फिर मैंने देखना शुरू किया अपने बचपन में,
उसके बाद आपकी जनरेशन है जो कि आपको अभी तक मतलब मॉर्निंग शो में आप सुबह देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो अपने आप को इतना मेंटेन आपने कैसे रखा हुआ है? नहीं, वो 3 जनरेशन्स के बचपन में साथ उनका देना, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आई थिंक मैं खुद भी अंदर से अभी बच्चा ही हूँ। तो जब आप अपने आप को इंटेलेक्चुअली ग्रो करें, आप मतलब दुनिया के बारे में जानें, बड़े हों, लेकिन इमोशनली मेरा ख्याल है इंसान को बच्चा ही रहना चाहिए। और इमोशनली बच्चा रहने का मतलब ये है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहे, आप कुछ नया जानने की कोशिश करें, आप दुनिया के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की चेंजेस हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, इंडस्ट्रियल चेंजेस हैं, उसके साथ आपका तजस्सुस कायम रहे। तो वो जब क्यूरियोसिटी कायम रहती है ना एज अ चाइल्ड, वो आपको यंग भी रखती है, फ्रेश भी रखती है, और आप बुढ़े नहीं होते। अच्छा, अगर जिस तरह से आपने बात की ओवरऑल, तो आपकी अचीवमेंट्स मैंने देखी जब से आपने स्टार्ट किया FM से, फिर उसके बाद आप न्यूज़ एंकर बने, देन आप उसके बाद एक ट्रेंड भी सेट हुआ, यू आर इनटू एड्स, और सब आपको फॉलो करना शुरू। उस टाइम पे मैं भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, और अब इसलिए डबल हूँ क्योंकि अब तो थोड़ा आपसे फैमिली इन्वायरमेंट भी हो चुका हुआ है, तो अब वो थोड़ा सा हिचकिचाहट खत्म हो गई है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि इतनी अचीवमेंट्स के बाद जो अपनी पर्सनल जो आपकी लाइफ की अचीवमेंट्स हैं, तो वो ये तो आपकी कैरियर अचीवमेंट्स होगी। मेरी लाइफ की क्या अचीवमेंट है? आई डोंट नो, मुश्किल सवाल है वैसे, और अच्छा सवाल है। पर्सनल लाइफ की अचीवमेंट मेरा ख्याल है ये है कि मैं जितने भी लोग मेरी ज़िंदगी में आते हैं, इंसान, या जितने भी दिन मेरी ज़िंदगी में आते हैं, जितने भी वाक़यात मेरी ज़िंदगी में होते हैं, जितने भी लम्हे मेरी ज़िंदगी में गुजर रहे होते हैं, मैं उनको सेलिब्रेट करता हूँ। दूसरी जो चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा समझता हूँ कि अचीवमेंट है, वो ये कि जब आप अपने लगाए हुए पौधे को दरख्त बनता देखें, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, पर आई थिंक कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे पौधे लगाए हैं जो दरख्त बने हैं मेरे सामने। तो सक्सेस इज़ enjoying people around you grow more than you। बिल्कुल, आपने सही बात की। ज़र्फ़ की बात की तो फिर बहुत से जज्बात, अपने इमोशंस कंट्रोल करने पड़ते हैं। तो जितनी दफ़ा मैं आपसे मिली, लेफ़्ट राइट बहुत लोगों से सुना भी मैंने कि गुस्सा आपको मेरे ख्याल में नहीं आता, तो क्या ये सच है? क्या बहुत कम आता है? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता ये सच नहीं है। गुस्सा हर एक को आता है, क्योंकि गुस्सा इंसान की जिबिल्लत में है, फितरत में है। ये अलहदा बात है कि हर शख्स को गुस्सा आता है, वो उसका इजहार कैसे करता है। ये भी एक इजहार है। दूसरा गुस्से का इजहार है कि इंसान अपने ऊपर गुस्सा अपने ऊपर निकाले कि क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ, उसने मुझे यूं क्यों किया, उस स्ट्रेस में चला जाए, उस फ्रस्ट्रेशन में चला जाए। ये दूसरा इजहार है। और तीसरा इजहार है आप उसको चैनलाइज करें। तो मैं गुस्से को चैनलाइज कर देता हूँ। मैं गुस्से का इजहार नहीं करता, मैं लड़ता नहीं हूँ। मैं शायद कोई अच्छा गाना सुन लूँगा, मैं डीप ब्रेथ लेके सोचूंगा। अच्छा, एक और मैं आपको, चले आपने सवाल किया तो मैं आपको एक ट्रिक या टिप देना चाहूँगा। अगर आपको किसी की बात पे गुस्सा आता है, आप सिर्फ 5 सेकंड की एक्सरसाइज, आप अपने आप को दूसरे की जगह फ्लिप करके देख लें। आप फिर बताएं कि आप उसकी जगह है, वो आपकी जगह है। हमना ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन 2 मिनट की सोचिए कि मैं हमना की जगह हूं और मैंने हमना के साथ किया, तो वो क्या रिएक्ट करेगी। जो रिएक्शन मुझे उससे चाहिए वही रिएक्शन उसको दे दें, और डेफिनेटली ये टाटा टाटा टा पा गालम गलोच नहीं होगी। बिल्कुल, जिस तरह से आप बात करें, मुझे लगता है जैसे किसी मोटिवेशनल स्पीकर के आगे आज मैं बैठ के कुछ सीख रही हूँ, कुछ चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो अगर आप टीवी होस्ट ना होते तो क्या होते? मोटिवेशनल स्पीकर। ये तो मैंने अभी फील किया। वैसे आप क्या होते? आई थिंक बचपन में जो मैं चाहता था, मैं जानवरों का डॉक्टर बनना चाहता था। फिर ओवर द इयर्स मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं टीवी एंकर ना होता, आई थिंक कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, और वो है मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। टीचर यस,
लेकिन प्राइमरी स्कूल लेवल पे छोटे बच्चों को, क्लास 1-2 से लेके 5-6 तक के बच्चों के साथ टीचर के लफ्ज़ को भी मैं इतना को पसंद नहीं करता। आई थिंक उनके साथ मिल के मैं ज़िंदगी की खोज, उनके लेवल पे जाके मैं ज़िंदगी को खोजना चाहता हूँ। एक स्लॉट जो कि मॉर्निंग शो का 9 to 11 है, लेकिन आपका स्लॉट इज़ वेरी टफ, जिसमें आपने अपने आप को अभी तक मैनेज किया बस सुबह 7 बजे वाला। क्योंकि मुझे याद है कि स्कूल जाना होता था तो मैं 7 o'clock बैठ जाती थी कि अभी शो लगेगा आपका, और उसके बाद फिर कोई कार्टून चलेंगे 10 मिनट्स के लिए। तो 6 to मेरे हाल में रात 12 तक किस तरह से, आपकी जनरेशन इज़ वेरी लेज़ी। इवन मैं भी इसी क्राइटेरिया में हूँ कि 11-12 बजे तो मेरे से उठा जाता है, सीधी बात है। तो ये किस तरह से आपने अपने आप को इतना मेंटेन और इतना पंचुअल रखा है? उसकी शायद ये वजह है हमना कि मैं सुबह 6 से रात 12 बजे तक जो आप समझती हैं कि मैं काम कर रहा होता हूँ, तो मैं काम नहीं कर रहा होता। मेरे लिए काम नहीं है, मेरे लिए पैशन है, मेरे लिए मोमेंट है, सेलिब्रेशन है, जॉय है। मैं रोज़ाना सुबह 6 बजे उठ के सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ रब का कि मुझे एक और नया दिन मिला है, और मैं समझता हूँ कि आज का दिन पिछले दिन से कितना यूनिक, कितना मुनफरिद, कितना खूबसूरत होगा। 10 o'clock इज़ माई कॉल टाइम। फ़ोन मुझसे दूर होता है और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मैं कहीं भी नहीं मिलता, सिर्फ कहीं भी नहीं मिलता। चले, मुझे लगता है जैसे टाइम थोड़ा है और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। पीछे लिखा हुआ है गुड वाइब्स ओनली, लेकिन मुझे लग रहा है पॉजिटिव वाइब्स ओनली। अब हम थोड़ा सा रैपिड फायर की तरफ जाएंगे। 2 ऑप्शंस होंगे, एक आपने चूज़ करने होंगे लाइटर मोड पे। चल, इनमें से कौन सा बेहतर प्रोग्राम होस्ट है, निदा यासिर या नादिया खान? पास की ऑप्शन नहीं है। क्या मतलब पास की ऑप्शन? There is no option पास। सिर्फ फेल की ऑप्शन है। नहीं, फेल आप और पास मैं दोनों को फेल करूं? नहीं, आपने इन दोनों में से चूज करना है, या कोई आप अपनी ऑप्शन। मैंने पास कहा, दोनों को पास कर दिया। नहीं, आपने पास किया, आपने मुझे कहा जाने दो। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, आप गलत समझी। मैंने कहा पास, ये दोनों पास हो गई हैं, दोनों ने पासिंग मार्क्स ले लिए। यार ये कौन सा रैपिड फायर है? क्या मतलब रैपिड फायर है भाई? पास का ये मतलब होता है ना फेल और पास। जी नहीं, तो मैंने फेल नहीं मतलब किया। पास मींस कि भाई नेक्स्ट वन, नो आंसर, नो कमेंट। नहीं, मैंने इसका बिल्कुल जवाब दिया। अब आप अगले सवाल पे जा सकते हैं। दिन का कौन सा वक्त आपको ज्यादा पसंद है, शाम या रात? सुबह, अर्ली मॉर्निंग 6 to 9 इज द बेस्ट टाइम ऑफ द डे। कौन सा रूल आपको ज्यादा पावरफुल लगता है, रवायती मीडिया या सोशल मीडिया? आई थिंक पावरफुल तो सोशल मीडिया आजकल ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, लेकिन रिवायती मीडिया को आप भुला नहीं सकते, क्योंकि जब अखबार के बाद रेडियो आया तो लोग समझते थे, उसके बाद टेलीविज़न आया तो लोग समझते थे रेडियो ख़त्म हो जाएगा। रेडियो आज भी है। चलें, ये रैपिड फायर अच्छा, लड़कपन या जवानी? देखें ये मेंशन कर रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा है, मैंने नहीं। लड़कपन या जवानी? लड़कपन ऑफ कोर्स। जवानी में तो गलतियां होती हैं, लड़कपन में सिर्फ तजुर्बे होते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं। जीन्स या शलवार कमीज? ऑप्शन जीन्स। किस उम्र में आप रिटायर होना पसंद करेंगे, 60 या 65 या कभी भी नहीं? आई थिंक मैं 55 पे रिटायर होना पसंद करूंगा। 55, नॉट 60, नॉट 65, 55। और उसके बाद मैं प्राइमरी स्कूल टीचिंग में जाना पसंद करूंगा, लेकिन वो भी एक तरह से काम है। तो आई थिंक मेरे जैसा बंदा, चाहे उम्र मेरी अगले 15 मिनट है या 15 साल है या 30 साल है, उस तरह से देखा जाए तो आई एंजॉय माई वर्क, सो आई विल नेवर रिटायर। अच्छा, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या बुक रीडिंग? ऑफ कोर्स बुक रीडिंग। अपने फारिग वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं, फ्री टाइम? फ्री टाइम पे दोस्तों के साथ कहीं बाहर खाने पे जाना है, या हमना आ रही है तो हमना के 2 करीबी दोस्तों को बुला लेना है और फिर गॉसिप करनी है। हैं गॉसिप इतनी बुरी बात, गॉसिप बहुत बुरी चीज है। तुम अपने शो में क्या लोगों को मैसेजेस दे रही हो ना? लाइटर मोड पे फ्रेंड्स के साथ बंदा गॉसिपिंग ही करेगा और क्या करेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, लास्ट वन, अगर खाने में भी आपको ऑप्शन मिले तो वो क्या होगी, भिंडी या लोबिया? लोबिया। चले, ये रैपिड फायर था जो कि आज का सबसे बेस्ट वन रैपिड फायर था। वैसे यूजुअली बहुत सीरियस होता है, लेकिन इसमें आज मुझे भी आइडिया हुआ कि यू नो अप टू डेट आप बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम करके, और टाइम कम लग रहा है और मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ आपसे ना अभी सीखना था और बहुत कुछ ज़्यादा बातें करनी थी। बहुत शुक्रिया हमना, तुम्हारा भी, फराज का, पूरी टीम का, और गुड लक। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। क्या ओवर, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? ओवर अ कप ऑफ कॉफी। ओवर अ कप ऑफ कॉफी। तो मैंने तो तुम्हें कॉफी पिलाई नहीं, तो जूस पी पिला के फारिग हो गए हम। कॉफी हम अब ऑफ एयर पी लेंगे।
लेकिन पिएंगे मुझे जरूर। पता होता तो मैं तो कॉफी के मग शके तो सामने होने चाहिए। चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है कुछ क्रिकेट के बारे में बात करने का, और क्रिकेट में भी क्रिकेट के बड़े मार्के पे बात करने का। जी हाँ, सिर्फ 2 दिन में एशिया कप शुरू होने वाला है। इवेंट 27 अगस्त से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू हो रहा है, और पहला मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा, जबकि मदर ऑफ ऑल मैचेस, यस द बिग मैच, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इज गोइंग टू बी ऑन 28 ऑफ अगस्त 2022। सबसे बड़ा मैच और सबसे बड़ा मार्का दुनिया का इस मैच को हाई वोल्टेज मैच जिसे आप रियल हाई वोल्टेज मैच एग्जैक्टली, और दुनिया भर की नजरें इस मैच पे होती हैं। आपको पता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, और जो ओवरऑल अभी सिचुएशन हम बताएं तो कोचेस की निगरानी में जो कौमी क्रिकेटर्स हैं वो बैटिंग और बॉलिंग की जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो वीडियोस आ रही है ऑन ग्राउंड वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब कल हमने देखा था विराट कोहली और बाबर आजम की आई थी, फिर रात को जो है शाहीन शाह अफरीदी और दीगर जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनकी आपस में मुलाकात की आई। मोहम्मद हुसनैन ने साथ साथ आपको अपडेट करें कैंप ज्वाइन कर लिया है और अपनी तेज बॉलिंग में मजीद निखार लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या तैयारी लग रही है इनको टीम की, और इस मैच के लिए वो खुद कितने प्रिपेयर्ड है। हमने सुना है कि वो भी जा रहे हैं दुबई। सही सुना है आपने। हाँ सलीम साहब बताएं जरा, कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं ठीक है सर, एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। मैं दुबई जा रहा हूँ। मैंने कहा आपको ताज़ा तरीन वहाँ से बताऊँ कैसा माहौल है और क्या चल रहा है। एकदम से जेलसी का एहसास हुआ हमें, मुझे तो हुआ कि मतलब somebody is going to watch the match live दुबई स्टेडियम में, और हम यहाँ पे नहीं आप आ जाए, चले मैं अभी बोल देता हूँ आपके लिए भी करा दें ऑफिस से। अच्छा, आपकी ना वीडियो नहीं देख पा रहे हमारे अच्छा। अच्छा। कह रहे हैं कि जरा वीडियो ऑन करें ताकि हम आपसे बात भी कर लें, साथ साथ ऑडियो तो आ ही रही है। तो मैं साथ साथ आपसे जब आप ऑन करते हैं तो मैं आपसे सवाल भी कर लेता हूं, जो कि कल हमने देखा बड़े अच्छे कलेमात का और बड़ी अच्छी ग्रीटिंग्स का तबादला होता है इन वीडियो, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान को धचके पे धचका लग रहा है। पाकिस्तान के एक जानिब शाहीन शाह जो मेन स्ट्रीम बॉलर थे वो आउट हुए, तो मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं उनकी भी कल कमर के अंदर तकलीफ की रिपोर्ट है, और MRI करवाया गया है, अल्लाह करे रिपोर्ट्स उनकी ठीक आए। तो ये जो पाकिस्तान की इस वक्त चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप सलीम भाई? सबसे पहले वीडियो के लिए माजरत, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं पब्लिक एरिया में हूँ, एयरपोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ पे वीडियो से मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, तो आवाज से ही गुजारा कर लें। रही बात पाकिस्तान टीम के बारे में, आपने जो शाहीन शाह अफरीदी हमारे मेन बॉलर हैं वो इंजर्ड हुए, तो तकरीबन आप समझे 30% हमारी बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ थी वो तो, उसके बाद वसीम जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ खेलते चले आ रहे हैं, उनकी भी बैक इंजरी हो गई, और बैक पे तो जल्दी बोझ डाला नहीं जाता। तो अब उनकी MRI रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कितनी संगीन इंजरी है, लेकिन अगर वो बाहर हुए तो एक और बड़ा धचका होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हसन अली आउट ऑफ फॉर्म है, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंजर्ड हैं, तो फिर हमारे पास जो बॉलर हैं वो ऐसे आ जाएंगे जो खेल तो रहे हैं मगर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और जल्दी शुरू में प्रेशर डालने वाले नहीं। एक ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हम लेफ्ट आर्म हमजा को लें, मीर हमजा जो है वो भी खेलते चले आ रहे हैं, अगर उनको ले लें और लेफ्ट आर्म पेसर है तो वो एक अच्छा मुतबादिल साबित हो सकता है। लेकिन अभी देखते हैं होता क्या है, जो पेस में थोड़ा सा पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है। अच्छा सलीम साहब, आपने खुद भी कहा कि अभी बहुत सारे धचके हमें लगे हैं एज ए टीम, लेकिन ओवरऑल अगर हम टीम की तैयारी को देखें और अगर हम इंडियन टीम के साथ कंपैरिजन करें, क्योंकि इस मैच पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है सबकी, तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता कुछ वीक पॉइंट है हमारे अंदर जब हम इंडियन टीम को देखते हैं? तो नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारी टीम जो है बड़ी तगड़ी है, और खास तौर पे जो T20 में पाकिस्तान का स्क्वाड है बहुत तगड़ा है। बैटिंग लाइन हमारी अच्छी है, और दो के जो हमारे मिडिल ऑर्डर है थोड़ा वीक है, लेकिन वो जो लड़के हैं जो आसिफ वगैरह, वो जो UAE की पिचेस हैं वहां पर उनके छक्के वक्के लग सकते हैं। तो बैटिंग में फिर बाबर है, रिजवान है, अच्छी फॉर्म में है, तो मुझे ये लग रहा है। बॉलिंग में मुझे थोड़ा सा एक डाउट है, लेकिन आपने देखा होगा नसीम ने पिछली सीरीज में अच्छी बॉलिंग की, हसनैन भी थ्रू आउट बेहतर खेल पेश करते चले आ रहे हैं, जहां मिल रहे हैं स्पिन भी हमारी शादाब वगैरह। तो सलीम भाई, क्राउड का क्या सीन आपको लग रहा है? चलें लेट्स टेक इट दैट वे। क्राउड दोनों तरफ से, इंडियंस भी बहुत ज्यादा है दुबई में, पाकिस्तानी भी हैं ही, और पाकिस्तान का क्राउड आपको पता है पाकिस्तान से बाहर हो तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। न्यूट्रल वेन्यू है, और आप भी माशाल्लाह आए विटनेस होने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं इसको, तो कैसे देख रहे हैं क्राउड की एक्साइटमेंट आप इस मदर ऑफ ऑल मैचेस में? क्राउड की एक्साइटमेंट का मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको मैच देखना है तो मेरे ख्याल है 1.5-2 लाख का टिकट मिलेगा अभी आपको ब्लैक में। सारे टिकट फरोख्त हो चुके हैं, और लोग जो हैं अभी भी
मारे फिर रहे हैं। मुझे वहाँ मेरे एक दोस्त से बात हुई थी, बता रहे थे कि टिकट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, वो बड़े महंगे दामों जो है ब्लैक में बेच रहे हैं। हालांकि ऑर्गेनाइजर ने कहा है कि कोई भी टिकट रीसेल होगी तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन लोग फिर भी बाहर नहीं आ रहे, वो कर रहे हैं। और यूएई में वैसे भी पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, अफगानी बहुत। और वैसे सलीम भाई मेरे माइंड में आ गया तो मैं ये पॉइंट है। मेंशन करना चाहता हूं कि पाकिस्तानी टीम को ऐसा कुछ जरूर करना चाहिए, जो कि आप जा रहे हैं, यू आर मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट, कि जिससे एक मैसेज दुनिया को जाए जो फ्लड से हमारे यहाँ तबाही हुई है, कोई ऐसा मैसेज जाए किसी तरीके से कि दुनिया तक ये मैसेज पहुंचे और पाकिस्तान की हेल्प हो। आई थिंक अगर कुछ ऐसा आप कहीं पिच कर सकें बिफोर एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और समथिंग तो बहुत अच्छा होगा सलीम भाई। आपने ये बहुत अच्छा आइडिया दिया, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। देखें अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका में खेलने के लिए गई थी, हालांकि ऑस्ट्रेलिया का कोई इतना डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब वो सीरीज खत्म हुई तो श्रीलंका वहाँ पे लोग जो परेशान हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी सारी जो मैच फीस थी वो श्रीलंका को दे दी थी। तो जब लोग गैरों के लिए ऐसा सोच सकते हैं तो हम फिर भी सोचना चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपको। हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। आप बहुत तारीखी मैच विटनेस करने जा रहे हैं, अल्लाह करे कि मैच हमारे हक में तारीखी होगा अगर जीत गए। वैसे दोनों सिचुएशन में तारीख भूल जाएंगे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक और मेरी परवेज बात कर रहे हैं जो तलाक की बढ़ती हुई शरह है उसकी वजूहात क्या है। तो देखते हैं आज का सेगमेंट। डिवोर्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मौजू है जो कि हर गुजरते डेकेड के साथ हमें ये इस तरह से महसूस होता है कि शायद अब जितने डिवोर्स रेट्स हैं उतने शायद 10 साल पहले नहीं थे, उतने शायद 5 साल पहले नहीं थे। और हम ये समझने से कासिर होते जा रहे हैं कि क्यों हम अपने रिलेशनशिप्स को, अपने रिश्तों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसकी वजह ये है, जैसे बड़ों से हम सुनते हैं और लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें अब कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आता, या हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि एक रिश्ते के अंदर आपने मज़ीद सफ़र नहीं करना है। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तो है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे रिश्ते इतनी आसानी से टूट जाएं जितनी आसानी से शायद आजकल हम उनको बना भी रहे हैं। इसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं और हम कैसे अपने रिश्तों को बचा सकते हैं, इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन में हम कोशिश करेंगे कि इनके प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस का हल निकाल सकते हो। वकार साहब, डिवोर्स जितनी एक सैड कहानी है किसी भी घर के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए, आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि डिवोर्स क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा? एक शादी होती है और 2 महीने के बाद कपल रियलाइज़ करता है कि शायद वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है और बेहतर तरीका यही है कि अब उनको एक साथ नहीं रहना चाहिए, और ये बहुत कॉमन फिनोमेना बनता जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? 2 जावियों से देखेंगे। एक पहला जाविया तो ये है कि इस बात में किस हद तक सदाकत है कि डाइवोर्स रेट जो है वो बढ़ गया है। उसकी एक वजह ये है कि हमें ऑफकोर्स ये तनासुब देखना पड़ेगा पॉपुलेशन के साथ, कि अगर आज से 100 साल पहले 1 अरब आबादी थी और आबादी बहुत ज़्यादा कम थी और 2 अरब आबादी थी, और इस वक्त जो है वो तकरीबन 7 अरब या इससे भी ज़्यादा आबादी है, तो आबादी जो है वो 3-4 गुना बढ़ गई है। तो अगर वो 3-4 गुना ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो फिर तो ये समझ आता है कि रेट शायद एक जैसा ही है। दूसरा ये है कि वाक़तन बड़ा हो। अगर ये वाक़तन बड़ा है, क्योंकि हमारे पास जब तक कोई साइंटिफिक या स्टेटिस्टिकल स्टडी प्रॉपर ना हो तो हम बहुत यकीन या वसूख से तो नहीं कह सकते, लेकिन अपेरेंटली जिस तरह लग रहा है कि बड़ा है तो उसके पीछे कई वजूहत हो सकती है। एक तो वजह सबसे बड़ी है कि अवेयरनेस है, लोग जो है वो ज़्यादा सफ़र नहीं करना चाह रहे। अब पहले जो कंप्रोमाइज़ थे, उनकी जो नौयत थी वो बहुत हद तक गैर अकली भी थी, कि मसलन आपने एक लाइफ जो है वो पूरी की पूरी लाइफ जो है वो पूरी डेडिकेट कर दी, आपने सफ़र किया, जो भी किया, लेकिन आप करते चले गए, निभाते चले गए। ये एक जाविया था। लेकिन अब जबकि एक तो अवेयरनेस आ गई है अपने हुकूक के हवाले से, और स्पेशली जेंडर में अगर हम बात करें तो जो ख़वातीन वाला तबका है, इनमें एक अवेयरनेस आती चली जा रही है। अच्छा, जस्ट टू इस बात को हम डिस्कशन बेस बनाने के लिए, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि जनरली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं कि 25 से 40 साल की उम्र के दरमियान के अंदर अगर मैं मर्द हजरात की बात करूं तो उसके अंदर, उन केसेस के अंदर ये देखने को नज़र आ रहा है कि कन्वीनियंस है एक डिवोर्स। मुझे इसका एक जो रीज़न लगता है वो ये है कि हम शादी से पहले लोग जो हैं सही सवाल नहीं पूछ रहे एक दूसरे से। जब जैसे आपको पता है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग के अंदर हम वो हर ऑकवर्ड सवाल करते हैं जो शायद लोग एक दूसरे से फेस टू फेस नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल, घर की हाउस होल्ड इनकम क्या होगी, कौन कितना स्पेंड करेगा, क्या आप
अब्रॉड मूव करना चाहते हैं, कि आप यहाँ रहना चाहते हैं, आपको बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने हैं, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि शायद ऐसा लोग समझते हैं कि ये गिवन है, ये तो ऐसा ही होगा जैसे ट्रेडिशनली चलता आ रहा है। लेकिन शादी के बाद क्योंकि आजकल सिचुएशन इतनी डिफरेंट है, दिस इज़ वाई तब उनको जाकर कॉन्फ्लिक्ट्स का अंदाज़ा होता है कि कितनी हद तक हैं, और हम तो शायद चल ही नहीं सकते एक दूसरे के पैरेलल। पहला तो ये है कि पाकिस्तान में डाइवोर्स जो है वो कभी भी डाइवोर्स इतनी कन्वीनियंट है नहीं, इतनी आसान है नहीं। मतलब हमारे रवैये बहुत सख्त हैं जब तलाक होती है, और उसके बाद आप देखें कि दोनों तरफ की जो पार्टी हैं वो जिस तरह का उनके रवैये होते हैं, जो उधर सास के बहू के साथ और उस जहेज़ की जो मामलात हैं और जो लेन देन के मामला है, तो वो तो इतना खिंचता है और इतना वो सख्त है और इतना वो प्रॉब्लमेटिक है कि वो इतना शायद अगर नहीं है, मतलब अभी भी लोग कर रहे हैं डेफिनेटली। अगर डाइवोर्स रेट ज़्यादा है तो उसकी एक वजह शायद ये भी है कि अभी देखिए मैं मेरे पास एक बड़ा सादा सा पैमाना है। मैं समझता हूँ कि अगर आपकी डाइवोर्स हुई है और उसके बाद 5 साल के बाद अगर आपको एहसास हो रहा है, या 2 साल के बाद अगर आपको एहसास हो रहा है कि चीज़ें इतनी बड़ी नहीं थी जिनकी बुनियाद पर ये इतना बड़ा फैसला किया गया, तो इसका मतलब है कि वो आपका बड़ा इम्पल्सिव सा रवैया था। शादी भी तो एक इम्पल्सिव सा फैसला हो गया आजकल। जी एग्जैक्टली, वो इम्पल्सिव इस हवाले से भी है, बल्कि ना सिर्फ मर्द औरत की बात करें, उनकी फैमिलीज़ की भी बात कर लें कि आपने तो कहा है ना कि जो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पहले उनको एड्रेस कर लेना चाहिए। ये तो बहुत दूर की बात है, बहुत वाज़े और सफ़ेद झूठ पे मबनी मामलात हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी कल ही मुझे सुनने को मिला कि किसी ने अपना फ्लैट से माइग्रेट किया कुछ दिनों के लिए किसी बड़े घर में, वो कोई शादी करना चाह रहे थे, तो उस हवाले से तो मुझे समझ नहीं है कि इस झूठ के तो पाँव ही नहीं है। मतलब ये तो 1 महीने के बाद पता चल जाएगा कि नहीं, ये तो बेसिकली एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। और फिर आप अंदाजा करें कि वो जो कड़वाहट पैदा होगी उस रिश्ते के अंदर उस झूठ की वजह से, वही शायद रीजन बन जाए। एग्जैक्टली, तो झूठ जो है वो बहुत ज्यादा उन बुनियादों में है, इसमें भी कोई शक नहीं। ये भी एक डाइवोर्स की रीजन है। एक डाइवोर्स की रीजन ऑफ कोर्स इम्पल्सिव भी है, वो किसी जगह पे तरबियत की कमी, क्योंकि हमारे हम ओवरऑल, क्योंकि इस पूरी सोसाइटी के अंदर एक चीज़ नज़र आती है कि हम तमाम डिसीजन जो हैं वो इम्पल्सिव ले रहे हैं, जज्बाती ले रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं किसी भी हवाले से, चाहे वो सियासी उफक पे देख लें, चाहे कौमी उफक पे देख लें, चाहे सड़क पे देख लें, चाहे किसी भी जगह पे देख लें। तो वो रवैये अगर हमारे 90% जो है वो जज्बाती हैं, तो वो रिलेशनशिप्स में क्यों कर जज्बाती नहीं होंगे। जो हमारा ओवरऑल ज़िंदगी की तरफ जो रवैया है, ये जो बर्ताव है, वो है ही जज्बाती, उसकी है ही बुनियादी जज्बाती हैं। तो वाई नॉट की वो जो रिलेशनशिप है उसमें भी वो जज्बाती नहीं होगा, वो जज्बाती होगा। तो इस वजह से एक वजह तो शायद ये भी है क्योंकि वो जो जज्बात पे कंट्रोल की जो बुनियादी तरबियत जो पेरेंटिंग से मखसूस है, वो जो बचपन में नहीं दी जा रही, तो उसका एक आउटकम ये है कि वो ना सिर्फ ये कि सड़क पे भी वो रवैया नजर आता है, हर जगह रवैया नजर आता है, बल्कि वो रिलेशनशिप के अंदर भी रवैया नजर आता है। तो कुछ चीज़ें हैं इम्पल्सिव हो गए हम। उसके अलावा हम लोगों के अंदर वो जो सैक्रिफिशियल कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर थी, लोग नहीं उसको प्रेफर करना चाहते, वो चाहते हैं कि हम सफ़र ना करें, और अगर तकलीफ़ है रिलेशनशिप में तो वो ख़त्म हो जानी चाहिए। एक तीसरी वजह जो है, जो मेरी नज़र में बड़ी ही सिस्टमैटिक है और वो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर अब इनबिल्ट हो गई है, वो ये है कि आज एक इंडिविजुअल जो है 24, 25, 26 साल की उम्र तक पढ़ाई कर रहा है, और उसको ये कहा जा रहा है कि आपने पढ़ाई भी मुकम्मल करनी है, आपने अपना करियर भी बनाना है, और उसी एज ब्रैकेट के दरमियान में उसकी शादी भी होनी है। अभी तक उसको यही अंदाज़ा नहीं है कि उसने शादी अपने करियर को कैसे उसने परसू करना है, और शादी जैसी एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो भी उसके अंदर उसी एज ब्रैकेट में उसको दे दी जाती है। डू यू थिंक कि ये जो एडिड प्रेशर है और ये ना जानना कि मेरी ज़िंदगी का आगे गोल क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, और उसके साथ एक और इंडिविजुअल आपके साथ अटैच हो जाए जो कि बेचारा खुद भी शायद उतना ही कंफ्यूज्ड है, दिस इज़ ऑल्सो एडिंग ऑन टू द प्रॉब्लम? ब्रीफली इफ यू कैन टेल। बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर आपकी ख्वाहिशात जो है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन एक तो बहुत सादा काम भी हो सकता है, बहुत सादगी वाला मामला भी हो सकता है। वो जो कपल है वो सादा ज़िंदगी भी गुजार सकता है, बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं हो सकती, और फिर ऐसा ऐसा स्ट्रगल करते हुए एक आगे तरफ जाते हैं। एक होता है कि फ्रॉम द डे फर्स्ट जो है वो डिमांड्स स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो तो एक और तरह की चीज़ है। शायद एक और जाते जाते वक्त का महत्व है, एक कन्फर्मेशन बायस कभी इससे के साथ ताल्लुक है। वो ताल्लुक इस हवाले से है कि जो 2 कपल जो रह रहे हैं आपस में, वो एक दूसरे की खूबियों को वो वेटेज, क्योंकि ये बहुत सादा साइकोलॉजी है कि हम गुड
न्यूज़ को हम कोई ज़्यादा, हमारा टेंशन स्पैन जो है, हमारी जो तवज्जो का मरकज़ नहीं ठहरती। अच्छी न्यूज़ से मुराद ये है कि अगर आपके अंदर कोई अच्छी ट्रेट्स हैं आपकी पर्सनैलिटी में, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, तो वो ज़्यादा देर ठहरता नहीं है। लेकिन अगर आपने मेरे साथ बुरा किया है जो कि एंगर को प्रोवोक कर रहा है या मेरे नेगेटिव इमोशंस को कर रहा है, उसका असर ज़्यादा होता है और ज़्यादा देर तक रहता है। तो ये एक बुनियादी वजह शायद कंफर्मेशन बायस भी है कि जब मियाँ जो है वो बीवी की एक ऐसी हरकत जो उसको गुस्से की तरफ लेके जा रही है और उसके बाद वो एक स्टेटमेंट दे रहा है कि तुम तो हमेशा से ही ऐसे करती हो, तो उसने सारा पीछे पानी फेर दिया। ऑलवेज और नेवर वाली जो थिंकिंग है हमारी। जी हाँ, और सेम जो है वो औरत के साथ भी है कि वो मर्द के हवाले से अगर उसकी एक बात को पकड़ के ये कहे कि तुम तो हो ही ऐसे, तो वो सारे का सारा पानी फेरने वाली बात है। उसकी तमाम खूबियों पे और उन तमाम चीज़ों पे तो वो जो वेटेज देने का एक पूरा मैकेनिज्म है साइकोलॉजी में लाइफ के हवाले से, तो वो अगर कहीं किसी जगह ना हो, यानी ये इसके लिए एक खास इंटेलिजेंस तो चाहिए, एक खास ज़हानत तो चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्पल्सिव हो जाना, अपने आप के बारे में उतनी अवेयर ना होना, एक दूसरे से शादी से पहले वो सवाल ना करना, वो चीज़ों को डिस्कस ना करना जो कि शादी के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स का रीज़न बनती है और फिर इवेंचुअली आपके डिवोर्स का रीज़न भी बन जाती है। और चौथी एक बड़ी चीज़ कि जब तक कि आप अपनी ज़िंदगी को लेकर कंफर्म ही नहीं है, आपको यही अंदाज़ा नहीं है कि मेरा गोल क्या है, मेरा माइनर गोल्स क्या है, मेरे मेजर गोल्स क्या हैं, और आप उसी कंफ्यूजन के अंदर या उसी इनस्टेबिलिटी के अंदर एक और इंडिविजुअल को अपने साथ उस एक रिश्ते के अंदर बाउंड कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि शायद ये रिश्ता आ जाने की वजह से शायद ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी या ज़िंदगी में जो कन्फ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। इट्स अ वेरी बैड आइडिया। डिवोर्स जनाब, शो का वक्त खत्म हो रहा है, आपसे हम इजाज़त लेंगे। अब मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन जाते जाते आप देखें सुबह सुबह देसी फूड, जिसमें आपको खिला रही हैं तिक्के कबाब फरियाद में। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, आज मैं आई हूँ समनाबाद में राहत टिक्का कॉर्नर पे, जो कि तकरीबन 40 साल से यहाँ पर टिक्के तैयार कर रहे हैं। आए चलकर इनसे पूछते हैं ये किन मसाला जात से टिक्के बनाते हैं जो लोगों का इतना ज़्यादा रश लगा रहता है, और कस्टमर से पूछते हैं कि उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। आप कितने अरसे से यहाँ से खा रहे हैं बारबेक्यू? मैम कम से कम को 10-12 साल से ही खा रहा हूँ। क्या खास बात लगती है जो आप 12 साल से खा रहे हैं यहाँ से? कुछ डिफरेंट है, मैंने हर जगह से टेस्ट किया है, लेकिन बाबा जी का एक अपना में आ रहा है। टेस्ट कैसा लगता है आपको यहाँ का? टेस्ट ये बना वैसा टेस्ट और कहीं नहीं है। खास बात क्या लगती है इनके टेस्ट की आपको? जैसा ये मसाला लगाते हैं और कहीं में नहीं मिलता, और दूसरी बात इनके जो से टिक्के हैं वो सॉफ्ट होते हैं। मौजूद है यहाँ के ऑनर शेख रियासत अली साहब। आप मुझे बताएं कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इसका नाम अपनी बेटी जो है मेरी राहत कमल, उसके नाम पर रखा। आप चिकन में क्या क्या बनाते हैं? मैं चिकन टिक्का होता है, बोनलेस चिकन और गर्दन, पोटा, दूधी, कलेजी। किन मसाला जात से आप ये बारबेक्यू तैयार करते हैं? मैं इसमें जायफल, जवतरी और ज़ाफ़रान, कौसली मसाला जिसे मैं खुद तैयार करता हूँ। आपके बारबेक्यू की खास बात क्या है जो लोगों का रश लगा हुआ है? खास बात यह है कि मैं ये मसाले जो से हैं वो खुद परचेज करता हूँ और साफ़ सुथरे मसाले के साथ इनको तैयार करता हूँ। माल भी मेरा फ्रेश होता है। मैं एक ही टेस्ट रखा था जब से मैंने ये शॉप की है ना। लोग ज़्यादातर डिमांड किस चीज़ की करते हैं, बोनलेस की या फिर बोन के साथ? ज़्यादातर जो है वो बोनलेस वो शौक से यूज़ करते हैं जितने भी मेरे कस्टमर हैं ना। अच्छा, आपने सोचा कि कभी इसमें वैरायटी भी बढ़ानी चाहिए? हाँ, सोचा तो है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक वैरायटी हो, साफ़ सुथरी हो, ग्राहक के मेयार के मुताबिक हो, तो वो अच्छा है। तो अल्लाह की मेहरबानी से यही वजह है मेरी कामयाबी का राज कि मैंने एक आइटम लेके चला हूँ। माशाल्लाह, इतने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं, तो आपने किन मशहूर शख्सियात को टिक्के खिलाए? मैंने जनाब सुल्तान राही साहब, साइमा और काफ़ी यानी कि मियाँ मराज खादर साहब और मियाँ अजहर साहब, सदर लगारी साहब, इनका तमाम काम किया। मेरी दिली ख्वाहिश ये थी
कि मेरे पास एक दफ़ा बेनज़ीर चल रहा है, लेकिन वो मेरा ख्वाब पूरा ना हो सका। हर इलाके से आपके पास जो है कस्टमर आते हैं टिक्के खाने के लिए, तो आपने कभी सोचा कहीं और भी ब्रांच बनानी चाहिए? मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इसको हाई पैमाने पे करूं, लेकिन जब तक अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह से शाम तक मेहनत करके अपने बच्चों का रिज़्क दे लेता हूँ। कितने बजे से आप ये तैयारी शुरू कर देते हैं बारबेक्यू? मैं तकरीबन ये 2 बजे से 6 बजे तक इसको साफ़ सुथरा करके तैयार करके 7 बजे अपनी शॉप पर आ जाता हूँ, तो तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे तक फारग होकर मैं चला जाता। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मेरे लिए यहाँ का फेमस बारबेक्यू आ चुका है, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, वाकई इस तरह का मसालेदार चिकन टिक्का मैंने कभी भी नहीं खाया। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़।